हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अक्षता पांडे एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बचे हुए टॉपिक्स को। टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। आई एम सो सॉरी कि इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया कंप्लीट करने में। आई ट्राई वैसे तो 2 वीडियोस में हो जाए, बट बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का एक ही लेक्चर अपलोड करूँ, क्योंकि और सब्जेक्ट भी होते हैं पढ़ने के लिए। सो या आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत क्रिस्प छोटा सा रखूँ ये वाला सेक्शन और जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम लोग इसको जल्दी से खत्म कर लें ये वाले चैप्टर को आज। और जो ड्यूरेशन है वो छोटी हो, तो फटाफट से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट से शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने ह्यूमंस में तो देखी है, बट प्लांट्स में देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको वाटर का, मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। अब जो वाटर है, मिनरल्स है, वो कहाँ से? वो तो रूट से अब्सॉर्ब होते हैं। तो अब रूट से अब्सॉर्ब करने हैं, बट वो तो हमें पूरा लीव्स में चाहिए, स्टेम में चाहिए, टॉप मोस्ट पार्ट तक चाहिए, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। प्लस जो खाना है वो मेजरली लीव्स में बनता है, बट उसको तो खाने की जरूरत तो रूट्स को भी, और रूट्स तो अपना खाना खुद से बना नहीं सकती, वो तो सॉइल में है, अंदर दसी हुई है एंड दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद सनलाइट डायरेक्टली, तो उनको भी चाहिए, हर एक प्लांट को एनर्जी चाहिए है। देन स्टोरेज के लिए भी उसको फ्रूट्स तक जाना पड़ेगा और स्टेम वगैरह पे जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से हमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए होता है। वाटर और मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग वेज में होता है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर्स और मिनरल्स का देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जो वाटर्स और मिनरल्स होते हैं ना, उसमें एक टिश्यू इन्वॉल्व होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। अब जाइलम क्या होता है ना, जाइलम के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम की ट्रैकीज होती हैं और वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे टिश्यूज में है कि टिश्यूज भी ऐसे ब्रांच होती है, लिम्फ में हमने देखा था लिम्फ की वेसल्स होती हैं और बड़ी वेन्स होती हैं। वैसे ही जो जाइलम टिश्यू है वो तो पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है, और उसकी जो ट्रैकीज होती है, वेसल्स होती है, मतलब छोटी छोटी वेसल्स होंगी और उसके ट्रैकीज स्ट्रक्चर होंगे जो सपोर्ट करते हैं सारे कामों में। पंप कह लो, पाइप कह लो, जैसे एक पूरा पाइप का सेटअप बनता है किसी घर में, ठीक है। पानी का पाइपलाइन बनती है जब भी पानी वाली, तो वो पानी आ रहा है टैंक से और उस टैंक से वो पूरी पाइपलाइन के थ्रू छोटी पाइप इधर आ रही है, किचन में जा रही है, वॉशरूम में जा रही है, दूसरे वॉशरूम में जा रही है, किचन में बट 2 एरियाज में आ रही है। एक पाइपलाइन टैप में आ रही है, एक पाइपलाइन बेसिन के टैप में आ रही है, एक पाइपलाइन हमारी उसमें आ रही है शावर में। तो ऐसे करके डिफरेंट है, और ये सारी तो मेजर सोर्स से कनेक्टेड है, तो ये आपस में भी कनेक्टेड है। सिमिलरली जाइलम के जो वेसल्स और ट्रैकीज होते हैं, ये हर ऑर्गन के, प्लांट के हर ऑर्गन के सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यही जाइलम जो होता है टिश्यू, वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। अब जो जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिकली जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी कि अब देखो ये प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स है। अब यहाँ पे पानी और मिनरल सारे जमा है। अब उसे जाना तो ऊपर की तरफ ही है ना, इधर को नीचे तो जाने का कोई सेंस है ही नहीं। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय जाइलम, वाटर और मिनरल्स का, वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि ऊपर की तरफ ही, एक ही डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक है। कैसे होता है? जो रूट्स होती हैं, रूट से वो स्टेम में जाता है, फिर लीव में जाता है और हर एक पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब ना अगर एक छोटी सी स्पेस हो, मान लो इतना छोटा सा प्लांट हो एक्चुअल में, तो चलो हम सोच भी सकते हैं कि चलो डिफ्यूजन से धीरे-धीरे पहुंच जाएगा यहाँ तक खाना पीना। लेकिन इतने बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं, इतनी टॉल ट्रीज भी होती हैं, तो वो भी प्लांट के अंदर ही ना, तो इतनी टॉल ट्रीज भी हैं, उनको भी तो अपनी नीड्स पूरी करनी है, उनको भी तो एक टॉप मोस्ट पॉइंट को तो पानी चाहिए नीचे से। तो इतनी बड़ी जब लेंथ होती है तो डिफ्यूजन इम्पॉसिबल हो जाता है। मैंने जब आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया था कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जारी होती तो ऐसे 3 साल लग जाते हार्ट के नीचे, लंग्स से नीचे पहुंचने में, पैर तक पहुंचने में ऑक्सीजन को। वैसे ही क्योंकि और सोचो ट्रीज तो हमसे भी ज्यादा बड़ी होती है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, बट रिक्वायरमेंट तो है तो लिविंग बीइंग हो,
तो डिफ्यूजन का प्रोसेस तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से हमें ये सारे प्रोसेसेस का यूज करना पड़ता है। जाइलम और फ्लोएम का यूज हम लोग करते हैं। पूरा अलग सिस्टम बनाया जाता है इन सबके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ह्यूमंस में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वैसे ही प्लांट किंगडम का अपना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसमें से जाइलम होता है, जिसके कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रैकीज होते हैं। मेजरली जो ये होते हैं डेड कंपोनेंट्स होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं। एक तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन और उसी पानी में जो घुले हुए मिनरल्स जैसे इनको फॉस्फेट, सल्फेट, इन सब की जरूरत रहती है। फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरत रहती है प्लांट्स को, तो इसीलिए वो सब जाता है। और कहाँ होता है? रूट से स्टेम में जाता है, देन लीव्स में जाता है। पाथ यही होता है वाटर का कि पहले वो सॉइल में होता है वाटर और उसमें घुले हुए मिनरल्स भी, फिर रूट जो होते हैं, रूट में भी हेयर होते हैं छोटे 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 जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फिर वो जो रूट हेयर होती है वो अब्सॉर्ब करती है पानी को, मिनरल्स को। उसके बाद वो रूट में जाते हैं, मेन कॉर्टेक्स में जो है वहां पे जाते हैं, फिर वो जाइलम में एंटर करते हैं, फिर जाइलम की वेसल्स, ट्रैकीज से होते हुए पूरा सिस्टम, पाइपलाइन जो है उनकी फॉलो करते हुए पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है उसको फॉलो करते हुए वो हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जाइलम किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कैसे कैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब जैसे पानी है वो अगेन ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट, उसको भी तो ऊपर चढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चीज होगी जो पुल कर रही होगी पानी को ऊपर। ठीक है, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होता है रूट का प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं कि कैसे रूट का प्रेशर इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है ना, रूट एक्टिवली मिनरल्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं, वो तो चीज होती है। क्योंकि अब देखो सॉइल है, अब ये वाला तो आप डिफ्यूजन वाला चीज समझ ही सकते हो। रुकिए एक मिनट बताती हूँ। ठीक है, अब ये सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं और जो रूट्स हैं, रूट के अंदर कम मिनरल्स हैं। तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी। हाँ, तो क्या होता है कि एक तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चली जाएंगी मिनरल्स वगैरह। ये चीज जो होती है जब हाई से लो जाता है तो वो तो नेचुरल चीज है। ठीक है, पानी इस तरफ इतना है तो वो जैसे दो, मान लो हम लोग बीकर ले लेते हैं, हम लोगों ने ये 2 बीकर ले लिए, इनको एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, एक में इतना पानी है, एक में इतना पानी है, तो पानी तब तक इस वाले में जाता रहेगा जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो सिमिलरली जब तो ये चीज तो नॉर्मली हो जाएगी, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि रूट के अंदर ज्यादा है कंसंट्रेशन, फिर भी सॉइल से खींची जाती है रूट के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियसली रूट को तो रिक्वायरमेंट है उस चीज की। तो वो जब हम ऑलरेडी सॉइल में कम है और प्लांट के अंदर, रूट के अंदर ज्यादा है, फिर भी जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो उसके लिए हमको फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिवली मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया जाता है, पैसिवली भी कुछ मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो पैसिवली अब्सॉर्ब होते हैं। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद, पैसिवली अब वो अंदर चला गया, एक्टिवली पैसिवली मिनरल्स अंदर चले गए। अब क्या हुआ ना, रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा हो गए, रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा हो गए और सॉइल में मिनरल्स कम हैं। ठीक है, अब मिनरल्स रूट के अंदर ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा। हमने ये देखा है किसी भी एसिड वगैरह में हम पानी डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। सिमिलरली क्या होगा अंदर, क्योंकि आयंस बढ़ चुके हैं, रूट के अंदर आयंस ज्यादा हैं, तो रूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है और जो सॉइल है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो सॉइल जो है बाय ऑस्मोसिस सॉइल जो है, सॉइल का वाटर रूट के अंदर चला जाता है। जब डिफ्यूजन गैसेस का हो तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, और जब वही डिफ्यूजन वाटर का होता है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये अपने आप हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, अंदर कंसंट्रेशन आयंस की ज्यादा हो गई है और बाहर कम हो गई है। तो दोनों की कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए पानी रूट के अंदर चला जाता है, क्योंकि पानी अगर रूट के अंदर चला जाएगा तो वो पानी ज्यादा हो गया, आयन ज्यादा है लेकिन पानी भी अब ज्यादा हो गया। अब देखो एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने थोड़ा सा एसिड लिया है, दूसरे कंटेनर में हमने ज्यादा एसिड लिया है। ये 2 कंटेनर, अब यही सॉइल हो गया, ये हमारा वो हो गया।
क्या कहते हैं उसे, रूट हो गई। रूट में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सॉइल में कम कंसंट्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दोनों की कंसंट्रेशन बैलेंस करनी है तो इसमें पानी कम डालेंगे, इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे ताकि दोनों सेम कंसंट्रेशन में आ जाए। पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा करते हैं, हम रूट के अंदर पानी भेज देते हैं ताकि आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए और वो दोनों बैलेंस हो सके। तो ऐसा करके क्या हुआ, ये क्या था कि रूट का प्रेशर है। रूट ने प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया, आयंस को एक्टिवली अब्सॉर्ब करके। रूट ने काम किया, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में एनर्जी वेस्ट करी और पानी खुद ब खुद आ गया क्योंकि कंसंट्रेशन बैलेंस करनी थी। तो ये जो है रूट ने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, एक प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर क्रिएट हो गया कंसंट्रेशन बैलेंस क्रिएट करने, कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए, जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया। ये जो चीज़ होती है, अब ये रूट प्रेशर कहाँ पे आया, ये रूट पे लगा पानी को अंदर लेने के लिए। ये वाला मैकेनिज्म ज़्यादातर काम करता है रात के वक्त। रात के वक्त रूट अब्सॉर्ब कर लेती है पानी को, रात में ज़्यादा ये काम चलता है। अब होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट के अंदर तो आ गया, वो पूरा वो ऊपर तक कैसे पहुँचेगा। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो रूट में पानी आ चुका है, अब रूट में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऊपर लीव्स में क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने बोला था कि जो स्टोमेटा होता है वो जब खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो वो क्योंकि वो पोर्स हैं और वो जब खुलते हैं तो पानी का भी लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता है पानी भी इवेपोरेट कर जाता है वहाँ से, तो जब पानी भी लीव्स से इवेपोरेट कर जाता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन यही प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, लीव में पानी कम हो गया है। अब ऊपर जो पार्ट्स हैं उनमें पानी कम हो गया है क्योंकि ट्रांसपिरेशन से उड़ गया है पानी, और रूट में तो ज्यादा है क्योंकि जो रूट प्रेशर था उसकी वजह से पानी अंदर आ गया था। अब क्या होगा इसमें कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक और कंसंट्रेशन का भी ग्रेडियंट बन गया है, प्लस अब ऊपर वाले को, ऊपर पार्ट्स को खींचना है पानी ऊपर। तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से क्योंकि ऊपर पानी कम हुआ तो एक सक्शन बन गया। मतलब सक्शन जो चीज खींचती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स में एक सक्शन होता है ना जो कि कूड़े को अंदर भर लेता है, वैसा ही एक सक्शन क्रिएट हो जाता है ऊपर लीव्स वगैरह में, जो पानी को रूट से फिर खींचता है क्योंकि उनके पास जो पानी था वो तो उड़ गया स्टोमेटा के खुलने की वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज द रीजन जिसकी वजह से ये सक्शन बना है और जिसकी वजह से पानी खींच रहा है ऊपर, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल बोल देते हैं। तो इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, एक सक्शन फोर्स बन जाती है और ये पानी को ऊपर खींच देती है चेन की तरह। जैसे हम लोग वो पुली से ऊपर निकालते हैं वैसे ही पानी ऊपर फिर खींचने लग जाता है। और ये जो है ये ट्रांसपिरेशनल पुल मेजरली जो लॉन्ग ट्रीज होती है उनके लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि उनमें तो बहुत लंबी लेंथ तक पानी को ऊपर जाना है। अब हम देखते हैं कोहेशन और एडहेशन। अब हमने क्या क्या दो चीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हमने दो चीजें देखी। एक तो रूट प्रेशर देखा। रूट प्रेशर में क्या हुआ था, रूट प्रेशर में ये हुआ था प्लांट ने एनर्जी खर्च करी और मिनरल्स अंदर लिए। मिनरल्स अंदर लेने की वजह से अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, सॉइल में कंसंट्रेशन मिनरल्स का कम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉइल में कम है, तो उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पानी अंदर आ जाएगा। पानी अंदर आ जाएगा तो अब पानी रूट तक पहुंच गया। ये चीज ज्यादातर रात में होती है। अब दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुलता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके खाना बनाना है। उस कारणवश स्टोमेटा खुलता है, उसके चक्कर में पानी उड़ गया लीव्स का, पानी इवेपोरेट हो गया, तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। अब इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से क्योंकि पानी इवेपोरेट हो चुका है और अब प्लांट को पानी की जरूरत तो है, लीव्स को पानी की जरूरत तो है, तो वो एक सक्शन क्रिएट कर देती हैं, पानी ऊपर खींचने लगते हैं। जैसे हम सक करते हैं ना, स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ को हम पानी में डाल के सक करते हैं, सक करते हैं तो पानी ऊपर आता है, तो वो सक्शन क्रिएट, वो सक्शन फोर्स होती है। सिमिलर सक्शन फोर्स फिर प्लांट में बनती है और रूट में जो पानी जमा है वो ऊपर आ जाता है। ये वाली प्रोसेस यूजुअली दिन में होती है क्योंकि दिन में ही फिर स्टोमेटा खुलने की वजह से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये दिन के टाइम पे होता है, तो इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ये दो चीजें हमने पढ़ ली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। अब कोहेशन और एडहेशन पढ़ते हैं। कोहेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और एडहेशन होता है वाटर और जाइलम की वॉल्स के बीच में अट्रैक्शन। अब क्या है, ऐसा ना हो जाए कि वाटर का एक ही मॉलिक्यूल ऊपर आ जाए और बाकी के रह जाएं।
तो एक कंटिन्यूअस एक चेन जैसी बने, पूरा जैसे पाइप में पानी पूरा ट्रैवल करता है ना, पूरा ऐसे अच्छे से ट्रैवल करे, उसके लिए कोहेशन हेल्प करता है। कोहेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, वाटर पूरा जुड़ा हुआ रहेगा साथ में। जैसे चींटियां होती हैं पूरी लाइन में चलती है ना, पूरी फोर्स एक ही लाइन में चलती जाएगी, वैसे ही हमें पानी को भी ट्रैवल कराना है, क्योंकि हमें पानी पूरा ऊपर तक भेजना है ऐसे पाइप की तरह। तो इसमें क्या किया जाता है कोहेशन में, क्योंकि वाटर अट्रैक्टेड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो ऊपर 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 जैसे जब सक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो वो ऊपर जाएंगे और सारा पानी एक साथ जाएगा, क्योंकि मान लो एक 4-5 मॉलिक्यूल ऊपर के, उनको फोर्स लगी, अब वो ऊपर को जाने लगे, लेकिन क्योंकि उन 4-5 मॉलिक्यूल से नीचे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड थे उस फोर्स कोहेशन की वजह से, तो फिर वो सारे भी ऐसी चेन पूरी चलती जाती है ऊपर की तरफ। ये कोहेशन का काम होता है। अब अडेशन क्या है? अडेशन है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जाइलम की वॉल से भी अटैच्ड है, तो वो ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएंगे वो, क्योंकि वो जाइलम की वॉल से भी अट्रैक्टेड है, तो जाइलम जहाँ जहाँ होगा वो वहाँ वहाँ जाएंगे जाइलम से, क्योंकि वो अट्रैक्टेड है। तो इससे बेसिकली ये होता है कि वाटर कॉन्टिन्यूसली अपने पाथ में जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि सक्शन पुल लिया, थोड़ा सा पानी आया फिर वेस्ट हो गया, बाकी का नहीं आ पाया। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस फ्लो करता है। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत मेजर चीज़ पढ़ ली है, ये समझ में नहीं आती है, ये टॉपिक हमेशा कंफ्यूजन ही बना रह जाता है। तो क्या क्या 3 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्या क्या 3 फैक्टर्स होते हैं जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। सबसे पहले होता है, क्या देखा था हमने, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ था? एनर्जी खर्च करी, मिनरल्स अंदर लिए, कंसंट्रेशन बिगड़ा, पानी आया, अब पानी रूट में पहुंच चुका है। ये चीज ज्यादातर रात में होती है। अब दिन के तरफ टाइम पे क्या हुआ? स्टोमेटा खुला, उसकी वजह से इवेपोरेशन हो गया पानी का। इवेपोरेशन की वजह से एक सक्शन क्रिएट हुआ जिसने पानी को ऊपर खींच लिया। अब पानी ताकि कंटिन्यूसली फ्लो करे, एक पूरी लाइन सी बने, पानी टुकड़ों टुकड़ों में ना आए, तो इस वजह से 2 फोर्सेस और रिस्पॉन्सिबल होती है। कोहेशन जो कि होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और एडेशन जो कि होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड जाइलम। ये प्रोसेस है जिनकी वजह से वाटर का फ्लो होता है, और वाटर का फ्लो जो होता है वाटर और मिनरल्स का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अब हम फूड का देख लेते हैं। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फूड बनता है लीफ में, अब उसे लीफ से बाकी जगह भी लेकर के जाना चाहिए, तो हर पार्ट को फूड, ये हर पार्ट की अपनी अलग प्रोसेसेस चल रही हैं। स्टोमेटा को भी एनर्जी चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग में, चलो वो तो फिर भी लीफ में। स्टेम में भी चाहिए एनर्जी उसको स्ट्रेट रखने के लिए, रूट्स को भी चाहिए एनर्जी, ताकि रूट्स वो रूट प्रेशर क्रिएट करने के लिए एनर्जी लगा करके मिनरल्स अंदर ले पाए। तो हर एक ऑर्गन को अपने अपने कामों के लिए एनर्जी चाहिए है, तो एनर्जी हमें लीफ से अलग अलग जगहों पे ले जानी पड़ेगी, और स्टोर करने के लिए भी फ्रूट तक ले जानी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसमें फ्लोएम हेल्प करता है। फ्लोएम वो टिश्यू है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और होता क्या है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बाय डायरेक्शनल है, क्योंकि लीफ से ऊपर की तरफ भी ले जाना है, नीचे की तरफ, दोनों तरफ ले जाना होता है खाने को, तो ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। फूड दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, और खाने के साथ साथ अमीनो एसिड्स भी मूव करते हैं। अब क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका? पहले खाना प्रिपेयर होगा पत्तियों में खाना प्रिपेयर हुआ, ठीक है, और शुगर, फिर जो खाना था जैसे शुगर था उसको भर दिया फ्लोएम में, ठीक है। अब वाटर एंटर किया बाय ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस से पानी भी आ रहा है जिसकी वजह से प्रेशर भी क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। तो फिर जो खाना है वो मूव करेगा कम प्रेशर वाली एरियाज में, तो बेसिकली प्रेशर की वजह से खाना मूव कर जाता है। अब क्या है कि जो पानी था, हम लोग पानी के ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में एनर्जी लगा रहे थे। पानी खुद ब खुद फिर हो जा रहा था, ऑस्मोसिस से अंदर आ गया, ट्रांसपिरेशनल पुल से ऊपर को आ गया। लेकिन खाने के लिए हमें खाने को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लगानी पड़ती है। अब क्यों ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है प्लांट में? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पानी सप्लाई करता है लीव्स को, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिजिडिटी उनकी टर्जिडिटी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा फिर बंद रहेगा। टर्जिड होना, उसका खुलना बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद एक्सक्रीशन। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज एक्सक्रीशन।
ओके, तो हमारा अब एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है विच इज़ एक्सक्रीशन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कैसे आ रहा है बॉडी के अंदर, हम लोगों ने वो पढ़ लिया है। वो क्या प्रोसेस, क्या सेक्शन, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या पाथवे फॉलो करके पहुंच रहा है, ठीक है, वो खा रहे हैं हम, वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो अब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद वो खाना ट्रांसपोर्ट होकर के वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें वो खाने का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज होती है। फिर उस एनर्जी को एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो एटीपी उन उन जगहों में तोड़ के एनर्जी यूज़ करी जाती है जहाँ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेस्पिरेशन का हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, और उसमें एक तो यूटिलाइजेशन हो रहा था ऑक्सीजन का, ऑल्सो एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स वाया। फिर हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम, जिसमें हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है, जिससे ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जा कर के ऑक्सीजन दे करके आ रहा है, और सारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बाहर डाल रहा है, वो पढ़ लिया था। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब लास्ट स्टेप बचता है, क्या क्या हो गया, खाना भी खा लिया, उसको यूटिलाइज भी कर लिया, एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लिया। अब जो है, जो एक्सक्रीशन है, मतलब अब कुछ वेस्ट भी तो प्रोड्यूस हुआ है ना। किचन में खाना बनता है तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। खाना बन गया है, खाना सबने खा लिया है, बर्तन धुल गए हैं, सारा काम हो गया है, खाना सबको दे दिया गया है, बट उसके बाद कुछ कूड़ा भी बचता है, उसको फेंकना पड़ता है। सिमिलरली बॉडी में हर एक सेल के अंदर कुछ कुछ एक्सक्रीटा डेवलप होता है, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं जिनका एक्सक्रीशन करना पड़ता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस of removal of the metabolic waste products from the body is termed as excretion। अब यहाँ पे ये metabolic waste क्या है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो प्रोसेसेस का मिलन होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कि किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, एनाबॉलिज्म कोई चीज़ बनाई जा रही है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म चलता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जो खाना पचता है, और ये सारी प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में बेसिकली वो। तो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस में कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट होता है जिस यूजफुल प्रोडक्ट के लिए ही हम वो रिएक्शन कर रहे हैं, बट साथ साथ में कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, एक्सेस में वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे वेस्ट्स होते हैं। अब एक तो ये यूज़लेस भी हैं और साथ साथ में ये हार्मफुल भी हैं। अगर ये बॉडी के अंदर रह जाएं तो ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि कोई बीमारियां कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसीलिए इन वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है कि एक्सक्रीशन की नीड क्यों है हमारे, क्योंकि ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, और अगर ये जम जाए, अक्यूमुलेट मतलब कि बहुत सारे मिल करके अगर ये लोग अक्यूमुलेट कर लें, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं, तो ये लोग हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। ऑल्सो जो है, अगर हम एक्सक्रीशन करेंगे तो फिर हमारा बैलेंस, इंटरनल बैलेंस बना रहता है कि हाँ, जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम पहले उनका एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक पेयर ऑफ किडनीज होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। नाउ हम लोग जो है NCERT से शुरू करते हैं इसकी रीडिंग एंड ऑल करना। तो एक्सक्रीशन क्या है? We have already discussed how organisms get rid of the gaseous waste. Gaseous waste क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बन रहा था, यूजलेस है, उसको हम कैसे एक्सक्रीट आउट कर रहे थे बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जा रहा था एंड देन वो ब्लड लंग्स तक पहुंच रहा था, डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गया, हम एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल गया। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि गैशियस जो वेस्ट बन रहा है बॉडी के अंदर उसको कैसे एलिमिनेट आउट करना है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में बनता है ये वेस्ट, और रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमंस में। लेकिन जो बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट।
कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल्स बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. ये डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस प्रोसेस से ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरीके होते हैं एक्सक्रीशन करने के. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो तो डिफ्यूजन से ही सारे काम कर लेते हैं. मतलब डिफ्यूजन से ही खाना भी ले लिया, डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन भी ले लिया और डिफ्यूजन से ही वेस्ट भी बाहर फेंक दे, क्योंकि वो तो सिंगल सेल ही है. उस पूरी बॉडी का एक ही सेल है, तो वो पूरा ही सराउंडिंग से लग के है, तो वो तो काम अपना बहुत ईजिली कर सकता है. तो वो अपनी बॉडी सरफेस से सराउंडिंग में फेंक देते हैं. अब as we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same functions. हमने बाकी सारी processes में देखा, respiration में इतना system involved है, सर्कुलेशन में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्व्ड है. तो सिमिलरली एक्सक्रीशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो सिमिलरली उनमें एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. अभी हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स करने वाले हैं. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें क्या है, एक पेयर ऑफ किडनीज है, एक पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है. किडनीज कहाँ पे होती है? किडनीज होती हैं एब्डोमेन में ऑन ईदर साइड्स ऑफ द बैकबोन. ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये 2 किडनीज हैं. ठीक है, 2 किडनीज हैं, अलग ईदर साइड में है. अब क्या होता है, एब्डोमेन है, एब्डोमेन, और ये बैकबोन आती है, मतलब पीछे से आती है, बैकबोन आती है. तो ये जो किडनीज होती है वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ प्लेस्ड होती है. तो 2 किडनीज ऐसे ऐसे होती हैं. जो बैकबोन है उसके बगल बगल में 2 किडनीज ऐसे प्लेस्ड होती हैं. बीन शेप की होती है. इसका अगर आप शेप देखो तो ये बीन शेप है और रेडिश ब्राउन कलर होता है. तो ईदर साइड्स ऑफ द बैकबोन में ये किडनीज प्लेस्ड होती हैं. इन द एब्डोमेन इनका रेडिश ब्राउन कलर होता है. तो ये हमारी 2 किडनीज हो गई. ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है. फिर इन किडनी से ये होता है यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर है. ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर यूरिन स्टोर होती है. किडनी में यूरिन बनी, अब वो जो है यहाँ पे स्टोर होनी है. तो यहाँ से किडनी से उसको ब्लैडर में लाने के लिए एक पाइप या कुछ तो पाथ चाहिए होगा जिससे वो यहाँ पे आए. तो उसके लिए एक यूरेटर होता है जो इन किडनीज को इन यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट करता है. तो ऑब्वियसली 2 किडनीज हैं तो 2 यूरेटर्स भी होते हैं. फिर एक ही यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे स्टोर होता है यूरिन. स्टोर होते रहता है. एंड देन जब हम लोग पी करने जाते हैं तो ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन बाहर निकल जाती है. सो दिस इज आर ये सिस्टम. तो जो यूरिन होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? द यूरिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. ठीक है, तो किडनीज में बनी यूरिन फिर यूरेटर्स से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में गई, जो वहीं पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगी जब तक हम लोग उसको रिलीज आउट नहीं करेंगे. और जब हम लोग जाएंगे वॉशरूम तो तब यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाएगी. अब हमें ये देखना है कि यूरिन का प्रोडक्शन होता कैसे है. ये भी मैं आपको भी बताती हूँ यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है. पहले हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं. ये वाला जो है लेफ्ट किडनी है, ये वाली राइट किडनी है. रेड से जो दिखाया है वो आर्टरी होगी और ब्लू से जो दिखाया है वो वेन होगी. अब ना जो सेक्शन यहाँ किडनी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला, ठीक है, रुको एक मिनट, मैं ये पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ एंड देन इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, तो किडनी से जो आर्टरी कनेक्टेड है, ये भी बड़ा हो रहा है, हाँ वेट अ मिनट. ठीक है, तो किडनी के जस्ट पास जो आर्टरी है, ये तो मेन आर्टरी है जो पूरी बॉडी से ब्लड लेकर के आ रही है, जिसको छानना है, जिसको फिल्टर आउट करना है. फिर ये जो आर्टरी का कंपोनेंट इधर किडनी की तरफ जा रहा है उसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलेंगे. ठीक है, उस वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट रीनल आर्टरी बोलेंगे. और इस तरफ जो जाएगी उसको राइट रीनल आर्टरी बोलेंगे. अब रीनल क्यों बोलते हैं? हमने जो लंग्स से एसोसिएटेड थी उसको पल्मोनरी आर्टरी बोला, और वैसे ही जो
किडनीज से या फिर किडनी से जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होती है उसमें रीनल वर्ड आ जाता है, किडनी को रेफर करता है रीनल। आर्टरी है तो लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो आर्टरी किडनी तक ब्लड ला रही है उसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये लेफ्ट रीनल आर्टरी हो गई। अब ये वाली जो है वेन है और ये लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली है ये तो अओर्टा है, अओर्टा मैंने बताया था आपको लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड वाला यूरेटर है। ये जो है वीना कावा है, मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको वेना कावा बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारी 2 किडनीज हैं जो कि बैकबोन के ईदर तरफ प्लेस्ड हैं इन द एब्डोमेन। उसके बाद ये वेना कावा है, ये आर्टरी है, ये वेना कावा है। फिर एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। फिर जो किडनी की तरफ ये आर्टरी आ रही है उसको हम लेफ्ट रीनल आर्टरी बोलेंगे, जो किडनी की तरफ वेन आ रही है उसको हम लेफ्ट रीनल वेन बोलेंगे। ये लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा, लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ये 2 किडनीज हो गई। उसके बाद लेफ्ट तरफ से जो ब्लैडर से कनेक्ट कर रही है वो हमारा हो जाएगा लेफ्ट यूरेटर, ये वाला हो गया राइट यूरेटर। एंड देन यहाँ पे जहाँ पे यूरिन टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। एंड देन ये हो गया यूरेथ्रा। तो हमें जो सिस्टम है वो पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हम लोगों को समझ में आ गया है, किडनी का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। ओके, तो किडनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। किडनी एक तो बीन शेप का ऑर्गन है, बीन शेप मैंने बताया कैसे है बीन शेप का ऑर्गन। उसके बाद वो क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब जो किडनीज होती है ना उनके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे लंग्स के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स थी, एल्वियोलीज, बलून लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। सिमिलरली किडनीज के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती है। फंक्शनल यूनिट्स का मतलब जो एक्चुअल फंक्शन है किडनी का यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। अभी मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, ठीक है। तो एक किडनी में, एक तरफ की किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और दूसरी तरफ की किडनी में 1 मिलियन अपने अलग नेफ्रॉन्स होंगे। तो ये नेफ्रॉन्स वो यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर यूरिन फॉर्म होती है। तो अब ये भी मैंने बता दिया था कि ईच किडनी इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द बैकबोन इन द एब्डोमेन। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अभी हम लोग साथ साथ में नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये है वो आर्टरी, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये है वो आर्टरी जो आ रही है सारे बॉडी पार्ट से वो वाला ब्लड लेकर के जिसको फिल्टर करना है। फिर ये ऐसे करके छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती हैं जिसको हम बोलते हैं टफ कैपिलरीज, ठीक है। टफ कैपिलरीज में टूट जाती हैं, यही वो कैपिलरीज हैं जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। और उसके बाद एक जो है बाहर को निकल जाती है जिसको हम रीनल वेन बोल देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल वो जगह है जहाँ पे सबसे पहला फिल्ट्रेशन शुरू होता है। इस टफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाहर से क्या है, इसके बाहर से एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमैन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे जो फिर ब्लड होगा, ब्लड आएगा, वो छनेगा पहले, मेन छन्ना वाला प्रोसेस होगा। जो गंदी वाली चीज़ें होंगी वो छन करके यहाँ आएंगी और यहाँ पे सारा ब्लड जो है फिर वो वापस चला जाएगा, जितना भी ब्लड बचेगा वो वापस चला जाएगा। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे छना, जितना भी गंदगी है वो यहाँ निकल गया फिर वापस चला गया। उसके बाद ये जो बोमैन्स कैप्सूल है ये फिर और ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, PCT। ये सारा ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। उसके बाद आता है एक लंबा सा ट्यूब जिसको हम बोलते हैं LOH यानी कि लूप ऑफ हेनले। फिर एक और ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये कनेक्ट हो जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट में,
ठीक है, अब क्या है इन सब के फंक्शंस वो मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। ब्लड आया, वो छना और फिर वो यहाँ चला गया पीसी बोमैंस कैप्सूल में। ये हमारी बोमैंस कैप्सूल है, वो छन करके बोमैंस कैप्सूल में गया। फिर जो ये छन करके आया है गंदगी वाला पार्ट, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ये इधर आया। उसके बाद ये पीसीटी में गया। अब पीसीटी, एलओएच, डीसीटी, ये सारी जो है ये ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं। इनमें क्या होता है, अब वो जो फिल्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा गंदा है उसको बाहर ही निकाल देना है, उसमें से फिर धीरे धीरे सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। रीअब्जॉर्ब का मतलब वापस वो चीज़ें निकालना जो बॉडी के लिए इसेंशियल है, जो हमें एक्सक्रीट नहीं करनी है, वो चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब करी जाती हैं इन सारे सेक्शन से। ठीक है, जैसे कि एक्सेस में वाटर है वो रीअब्जॉर्ब करेंगे, कुछ आयंस हैं इंपॉर्टेंट हम उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट उनको रीअब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको फेंकें बाहर। घर में से हम क्या चीज़ें बाहर फेंकते हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, जो किसी जब कूड़ा कलेक्ट किया जाता है उसमें हम बार बार फिर देखते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कुछ काम की है, उसको हम साइड रख लेते हैं। तो वही उसमें हम सेलेक्टिवली रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ पड़ा अपने लिए रख लिया, नहीं, हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हमारे काम की हैं, जो हम नहीं फेंकना चाहते हैं उनको रखते हैं। तो इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ये इन ट्यूब्यूलर पार्ट्स में होता है। उसके बाद फाइनली रीअब्जॉर्ब होकर के यहाँ पे फिर कुछ सिक्रीशंस भी होते हैं, जो फ्लूइड में गंदगी रह जाती है, आयंस वगैरह, उनको वापस फिर यूरिन में डालते हैं कि इसको तो फेंकना ही है भाई, क्योंकि क्या होता है हमने कूड़ा इकट्ठा कर लिया एक जगह पे, लेकिन कुछ और कूड़ा भी बचा है, हमने देखा घर पे तो थोड़ा बहुत और बचा है, तो हम वो भी निकाल करके डाल देते हैं। तो वो चीज़ हो गई है सिक्रीशन। उसके बाद जो फाइनली यूरिन बनती है वो कलेक्टिंग डक्ट में डाल देते हैं। अब ये तो हमारा एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ये एक नेफ्रॉन है, बट कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। एक कलेक्टिंग डक्ट होती है लंबी सी, और उससे बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, और नेफ्रॉन्स अपना अपना यूरिन उसमें डालते रहते हैं, ऐसे करके फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाती है, और फिर सारी यूरिन जो है इकट्ठा होकर के चली जाती है यूरेटर्स में, किडनी के बाहर यूरेटर्स में, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में। अब इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे यूरिन प्रोड्यूस होती है। The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood। यही है कि जो ब्लड के अंदर अब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमने बताया था कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो अब ब्लड में सेल्स ने सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल दिया है जो जो एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो सारा ब्लड अब आएगा किडनी के पास। और जो किडनी है वो यूरिन क्यों बनती है, क्योंकि यूरिन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के, उनको हमें फिल्टर आउट करना है। जैसे हमने CO2 को रिमूव किया था फ्रॉम ब्लड से लंग्स में, वैसे ही हमें ये भी रिमूव करना है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होते हैं, उनको हमें रिमूव करना होता है फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक होती हैं, अगर ये एक्यूमुलेट हो जाए तो ये बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करती हैं, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। क्योंकि यहाँ पे फिल्टर आउट करना है, तो अगेन जैसे एल्वियोली में एक बहुत पतली सी लेयर थी जिसके थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, सिमिलरली किडनीज में भी बहुत छोटी छोटी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैपिलरीज, जो मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस, जहाँ पे मेन सबसे पहला फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। Each capillary cluster in the kidney is associated with a cup-shaped end of a coiled tube called as Bowman's capsule that collects the filtrate। तो ये जो कैपिलरी है ये क्लस्टर बना के रखती है, फिर इस क्लस्टर के अराउंड ये क्लस्टर किससे एसोसिएटेड है, वो कप शेप का जो बोमैन्स कैप्सूल है उससे एसोसिएटेड है। यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है वो बोमैंस कैप्सूल में जाता है, तो बोमैंस कैप्सूल उस ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कलेक्ट करता है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फंक्शनल यूनिट्स विच इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, जो कि साथ साथ में पैक्ड होते हैं। नाउ जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट के, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। ये भी मैंने आपको बताया कि जो पहला फर्स्ट वाला इनिशियल फिल्ट्रेट जो है, जो ग्लोमेरुलस से निकल के बोमैंस कैप्सूल में आया, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और बहुत सारा पानी होता है। हम चाहते नहीं ना सारा पानी चला जाए, पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीज़ें जब ट्यूब्स में वो पास होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, वो वहाँ से सब सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। कितना पानी रीअब्जॉर्ब होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने एक तो कितना ज़्यादा पानी पिया है एंड ऑल्सो कितना वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure is expanded. Bladder leads to urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can control the urge of urination. यही है सारे डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स में यूरिन बनी, उसके बाद वो जो सारी यूरिन है वो कनेक्ट होकर के यूरेटर्स में गई और यूरिनरी ब्लैडर में गई. यूरिनरी ब्लैडर बढ़ता गया, फिर जैसे जैसे उसमें प्रेशर बढ़ता रहा ना, फिर उस प्रेशर हमको वो सिग्नल देता है कि भाई यूरिन बन चुकी है, अब हमें उसको निकालने जाना है यूरिन को. ठीक है, तो फिर वो हमें सिग्नल आते हैं. अब क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है और हमारे कंट्रोल में होता है. कई चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. हम हार्ट को खुद से बीट नहीं करवा सकते, हार्ट तो बीट करता ही रहेगा, हम कुछ भी कर लें, लेकिन जो यूरिन पास करने का है वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसीलिए हम कई बार यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ अब जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो मैं आपको बता देती हूँ. एनसीईआरटी के डायग्राम में ये हमको ग्लोमेरुलस दिखा रखा है और ये जो कप शेप का है ये हमें बोमैन्स कैप्सूल दिखा रखा है. ये जो आ रही है अंदर वो रीनल आर्टरी है और ये जो जाती है वो ये जो जाती है यहाँ से वो रीनल वेन है. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. यहाँ पे एक कैपिलरीज का नेटवर्क चलता रहता है. अब जो इधर तरफ वाला है ना, जो इसको ट्यूबुलर पार्ट बोल दिया, वो एक्चुअल में इस तरफ वाला है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इस तरफ वाला है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये है एलओएच, लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ये है एलओएच, लूप ऑफ हेनले. और ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट. में इनके आई गेस फुल फॉर्म भी मुझे लिख देने चाहिए. ये होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये होती है हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन ये वाली हमारी होती है लूप ऑफ हेनले. अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है. ब्लड फिल्टर किया जाता है हाई प्रेशर में, उसमें ग्लूकोज, सॉल्ट, यूरिया ये सब जो है कैप्सूल में, बोमैन्स कैप्सूल में पास किए जाते हैं. फिर होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ये ट्यूब्यूल्स पार्ट में होता है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर वो सारे ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, मैंने बोला था जो जो गंदगी रह गई है फिर उसको वापस उसको भी हम ट्यूब्यूल के अंदर डाल देते हैं ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो एक्स्ट्रा वेस्ट ऐड कर दिया जाता है. अब अगर हम यूरिन को देखें तो यूरिन क्या होती है, यूरिन जो होती है वो पेल येलो कलर की होती है. उसमें यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, एक्सेस में वाटर होता है विच इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो हम लोग ह्यूमंस का प्रोसेस देख चुके हैं. अब एक आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस वाला टॉपिक है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले मैं आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बता देती हूँ. अब जो प्लांट्स होते हैं ना वो कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं एक्सक्रीशन की. ठीक है, ऑक्सीजन जो है इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन भी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है क्योंकि जो भी चीज एक्स्ट्रा है ना बॉडी में वो वेस्ट ही है. ठीक है, जो भी चीज बहुत ज्यादा हो गई है वो वेस्ट ही होती है. फिर जितना रिक्वायर्ड है उतने तक वो इंपॉर्टेंट है, जब वो एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है. तो ऑक्सीजन भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन गया है. ठीक है, अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो पढ़ लिया है कैसे कैसे होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए वो लोग स्टोमेटा को यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज कर लेते हैं और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से उड़ा देते हैं. बाकी चीजों के लिए क्या वो फॉलो करते हैं. तो अब जो बाकी के वेस्ट से उनको कैसे निकालते हैं, वाटर ट्रांसपिरेशन से निकाल लिया, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का काम कर लिया. अब जो बाकी वेस्ट होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर काफी सारे डेड सेल्स होते हैं. एक तो वो वेस्ट को अपने डेड सेल्स में स्टोर कर लेते हैं.
प्लस जो लीव्स वगैरह होती हैं उनमें भी वो क्या करते हैं ना, जो दूसरे वेस्ट्स होते हैं, प्लांट्स के पास एक तरीका होता है जिसमें एक तो ये है कि मैनी जो उनके टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स के होते हैं, तो वो उधर स्टोर कर सकते हैं। ऑल्सो वो कुछ पार्ट्स को अपने झड़ा भी देते हैं, जैसे लीव्स होती हैं वो लीव्स में अपना जमा करेंगे वेस्ट और फिर लीव्स को झड़ा देंगे, ऐसे करके वो लोग का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल। सेल्स के अंदर एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे वो अपना वेस्ट स्टोर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स वो लोग या तो लीव्स पे भी स्टोर कर देते हैं और वो लीव्स फिर गिर जाती हैं। Other waste products are stored as resins, gums, especially in old xylem. अब जो हम रेजिन्स यूज़ करते हैं, जो गम्स होते हैं, जो हम ग्लू यूज़ करते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, ये एक्चुअल में प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम अपने कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑल्सो जो कैफीन होता है, कॉफ़ी जो होती है कैफीन होता है, वो प्लांट्स का डिफेंस के लिए फॉर्म होता है। प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए उस चीज़ को फॉर्म करते हैं और वो चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स का एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो प्लांट्स का कैसे कैसे है, स्टोमेटा के थ्रू उन्होंने गैस वाला कर लिया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का कर लिया, बाकी वेस्ट सब्सटेंसेज के लिए वो लोग उनके पास जो डेड टिश्यूज होते हैं वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, लीव्स में स्टोर कर देते हैं, फिर वो लीव्स गिर जाती हैं तो उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। थोड़ा बहुत वो अपने आसपास जो सॉइल होती है वहाँ पे छोड़ देते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रेजिन्स, गम्स होते हैं वहाँ पे वो लोग उनको रख देते हैं। अब हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं जो कि है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस वाला और ऑर्गन डोनेशन वाला। हीमोडायलिसिस में क्या होता है ना, कई बार किडनीज पूरी फेल हो जाती हैं। किडनीज पूरी फेल हो जाती हैं तो अब हमें ब्लड को फिल्टर तो करना है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स का कॉन्टिन्यूसली हीमोडायलिसिस किया जाता है, यानी कि पूरी बॉडी का ब्लड। इस प्रोसेस में क्या होता है, पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकाला जाता है बॉडी के, उसको एक मशीन जैसी स्ट्रक्चर होता है उसमें डाला जाता है जिसमें किडनी जैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है लगभग, फिर पूरा फिल्ट्रेशन होता है, वो पूरा ब्लड साफ होता है, उस पूरे ब्लड में से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, सारा ब्लड साफ होता है, फिर वो पूरा ब्लड जो साफ किया हुआ है वो फिर वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ऐसा ये प्रोसेस चलता है हीमोडायलिसिस का। अब इसको पढ़ लेते हैं। किडनीज जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं सर्वाइवल के लिए। कई फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इन्फेक्शंस हो गई, इंजरी हो गई, या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इंजरीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनीज जो होती हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जमने लग जाते हैं जो कि बहुत खराब होते हैं बॉडी के लिए, जो इवन डेथ भी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की। तो इन केस ऑफ किडनी फेलियर, तो जब किडनी फेलियर हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ये डिवाइस होता है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलिसिस एक प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में ना बहुत सारी ट्यूब्स होती है विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड except that it is devoid of the nitrogenous waste. The patient blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood pass into dialyzing fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in a healthy adult, अब देखो यहाँ क्या है, ये यहाँ पे दो हम लोगों ने वो लगा रखी हैं, इससे क्या है ब्लड निकाला जा रहा है, ठीक है, इधर ट्यूब में ब्लड जा रहा है ऐसे, ये ब्लड ऐसे ऐसे जाता है और उसके बाद ये ब्लड इस मशीन में जाता है। इस मशीन में ये जो है ना ये फ्लूइड डाल रखा है, इसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, और ये फ्लूइड जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लड जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्लड से। अब जो पेशेंट का ब्लड है वो यहाँ जा रहा है, इन ट्यूब्स में जा रहा है, जो रेड रेड दिख रही है उन ट्यूब्स के अंदर पेशेंट का ब्लड जा रहा है, ठीक है, और वो पेशेंट का ब्लड डिफ्यूजन से जो है यहाँ चले जा रहा है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, जो येलो कलर का फ्लूइड है वो हमने बिल्कुल ब्लड जैसा बना रखा है, और जो रेड वाला फ्लूइड है वो तो एक्चुअल में ब्लड ही है। जो येलो वाला है उसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। वो येलो वाला बिल्कुल ब्लड जैसा है, बस उसमें वेस्ट नहीं है। जो रेड वाला है उसमें बहुत सारा वेस्ट है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चला जाता है।
जैसे जैसे रेड वाला ब्लड पास होगा, येलो वाले में क्या है, जो हमने फ्लूइड डाला है उसमें वेस्ट नहीं है, रेड में बहुत सारा वेस्ट है। तो जो रेड में हमारे ब्लड में जो वेस्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर फ्लूइड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस आउट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन से गंदगी बाहर चली जाएगी। ऐसे ऐसे करके फिर ब्लड जो है छनता जाएगा, फिर वो नीचे जाते 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 जाएगा, फिर इस ट्यूब से जो पूरा फ्रेश ब्लड है वो यहाँ से होते हुए पेशेंट के अंदर वापस डाल दिया जाता है। अब होता क्या है, अब अगर हम उसमें कॉन्टिन्यूसली गंदगी डालते जाएंगे, वेस्ट डालते जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट डालते जाएंगे उस फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फिर तो वो डिफ्यूजन करना बंद कर देगा। इसीलिए जो यूज्ड वाला फ्लूइड होता है उसको हम अलग एक कंटेनर में निकालते रहते हैं ताकि, और फिर एक तरफ से फ्रेश वाला फ्लूइड डालते रहते हैं ताकि उस फ्लूइड में कंसंट्रेशन ना हो नाइट्रोजनस वेस्ट का, ताकि डिफ्यूजन की प्रोसेस से अच्छे से जो है खाली फिल्टर आउट करता जाए। तो ऐसे ही होता है। क्या करते हैं, एक होती है नर्व, उससे ब्लड बाहर निकालते हैं, उसको एक मशीन के थ्रू डाला जाता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है बहुत सारा, वो फ्लूइड बिल्कुल ब्लड जैसा होता है, बस उसमें वेस्ट नहीं होता है। फिर वो ब्लड को पास कराया जाता है, तो ब्लड जो है डिफ्यूजन से अपना वेस्ट प्रोडक्ट उस फ्लूइड में छोड़ देता है और फिर ब्लड फिल्टर आउट होकर के वापस पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें क्योंकि कंसनट्रेटेड जो गंदगी है वो जाती जा रही है, तो उस यूज्ड फ्लूइड को, गंदे फ्लूइड को बाहर निकालते रहते हैं और फ्रेश वाला फ्लूइड डालते रहते हैं ताकि अच्छे से प्रोसेस चले। ऐसे ही जो है, जो पेशेंट्स की किडनीज फेल हो जाती है या काम नहीं कर रही होती है, उनमें ये करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हेल्दी अडल्ट होते हैं, जो इनिशियल फिल्ट्रेट इन अ किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे। इनिशियल फिल्ट्रेट मैंने आपको बताया था, इनिशियल फिल्ट्रेट वो होता है जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के बोवेल्स कैप्सूल में आता है। अब सोचो वो 180 लीटर बन रहा है एक दिन में, पर यूरिन तो हम बहुत कम पास करते हैं, एक दिन में शायद 1 लीटर भी नहीं होती होगी, ऑलमोस्ट 1 लीटर चलो मान सकते हैं। तो 180 से 1 लीटर में आने के लिए सोचो कितना ज़्यादा उन ट्यूब्यूल्स में से हम रीअब्जॉर्प्शन कर रहे होते होंगे। तो इसीलिए क्या होता है, द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इन अ डे इज ओनली 1 लीटर और 2 इन अ डे, बिकॉज जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये प्रोसेस था हमारे डायलिसिस का, जो कि होती है आर्टिफिशियल किडनी। अब हम करेंगे ऑर्गन डोनेशन वाला टॉपिक। तो डायलिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन डोनेशन क्या है? इट इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स। लोग जो है अपने ऑर्गन डोनेशन में दे देते हैं। कई लोग अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर लेते हैं कि व्हेन दे डाई उनकी आईज या उनका हार्ट ये सब किसी को डोनेट कर दिया जाए। तो डोनेशन जो है काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, तो बहुत काफ़ी लोग नहीं, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो करते हैं। डोनेशन जो होता है एक ऑर्गन का, इट मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज और हर फैमिली। अब या तो जो डोनर है खुद वो अपनी डेथ के पहले कंसेंट दे दे कि हाँ मेरा ऑर्गन डोनेशन के लिए इन है, या फिर जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं आफ्टर हिज और हर डेथ ये अलाउ कर सकते हैं कि हाँ ये हम लोग डोनेशन में देते हैं। कई लोग अपनी पूरी बॉडी भी डोनेट कर देते हैं, जहाँ पे फिर मेडिकल साइंसेज में, हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो MBBS कर रहे होते हैं, वो लोग उस पूरी डेड बॉडी में जो डोनेट कर दी होती है उसमें रिसर्च करते हैं, अपनी कैडेवर बोला जाता है जिसको। तो कई लोग अपनी पूरी बॉडी भी डोनेट कर देते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल, ठीक है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड द टिश्यू डोनर। ऑर्गन्स भी डोनेट होते हैं और टिश्यूज भी डोनेट होते हैं। ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो सेव कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी पर्सन की लाइफ को। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज जो रिसिपिएंट्स होते हैं ऑर्गन उनके जो होते हैं हैज बिन डैमेज और फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। अब ट्रांसप्लांटेशन क्यों करना पड़ता है? जिसको ज़रूरत है दूसरे ऑर्गन की या टिश्यू की, उसके खुद के ऑर्गन जो है किसी इंजरी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उसे दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें ऑर्गन को सर्जरी करके एक इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में डाल देते हैं। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन। रिमूव किससे किया जाएगा? जो ऑर्गन का डोनर होगा, और ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा उस दूसरे इंसान को जो रिसिपिएंट होगा उस ऑर्गन का। कॉमन ट्रांसप्लांट्स इंक्लूड कॉर्नियाज। कॉमन ट्रांसप्लांट्स कौन सी होती हैं? आंखें पूरी ही डोनेट नहीं होती हैं, आंखों का कॉर्निया वो पार्ट होता है जो डोनेट किया जाता है। किडनीज काफ़ी ज़्यादा डोनेट होती हैं, हार्ट डोनेट होता है, लिवर डोनेट होता है, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, बोन मैरो, ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा डोनेट किए जाते हैं।
Most organ and tissue donations occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead. अब ये जो organs होते हैं ना, जो मर गया उसके ऑर्गन्स ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ही पड़े रहेंगे तो हमेशा वो फ्रेश रहेंगे, नहीं। हार्ट, ह्यूमन हार्ट कुछ 10 मिनट ही शायद वो रहता है, ज़िंदा रहता है आफ्टर ब्रेन डेड हो जाता है। तो जैसे ही पर्सन मरा वैसे ही फटाफट वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस शुरू करनी होती है, और या फिर जैसे ही डॉक्टर उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देता है पेशेंट को, उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस शुरू करनी होती है। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि किडनी है या पार्ट ऑफ लिवर है या फिर लंग है, एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। अब हार्ट वार्ट जैसी चीज़ें तो तभी डोनेट होंगी जब डोनर मर चुका है, लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो खुद अपने आप को डेवलप कर लेता है, थोड़ा सा भी प्रेजेंट हो तो वो अपने आप को पूरा खुद डेवलप कर लेता है। तो लीवर एक जिंदा इंसान भी एक दूसरे जिंदा इंसान को डोनेट कर सकता है। किडनी भी डोनेट की जा सकती है क्योंकि बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं, और एक किडनी पे भी अगर एक किडनी नॉर्मल हो तो पूरा सर्वाइवल नॉर्मली हो सकता है। किडनी एक भी पूरी फंक्शनल होती है, वो पूरी बॉडी का काम कर सकती है अगर एक भी हो तो इसी वजह से जो लिवर है वो थोड़ा सा, मान लो 30% डोनर का काट के रिसिपिएंट में डाल दिया। अब डोनर और रिसिपिएंट की दोनों की सर्जरीज हो गई, अब धीरे धीरे विद टाइम लिवर दोनों का अपने आप डेवलप हो जाएगा। डोनर के अंदर 2 किडनीज फंक्शनल है, रिसिपिएंट के अंदर एक भी किडनी फंक्शनल नहीं है, तो डोनर की किडनी जो है निकाल करके एक किडनी वो रिसिपिएंट को दे दी। और जो लंग्स होते हैं वो भी ट्रांसप्लांट ऐसे हो जाते हैं जब दोनों जिंदा हैं, उसमें भी हो जाते हैं। तो ये थी ऑर्गन डोनेशन की बात। अब ऐसा भी नहीं होता है कि किसी का भी ऑर्गन निकाल करके किसी के अंदर भी डाल दिया। हमारी बॉडी जो है दूसरी चीज़ों को पहचान लेती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, और वो पहचानती है कि कौन सी सेल, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का है, कौन सा ऑर्गन किसी और की बॉडी का है। ठीक है, तो किसी का भी हार्ट अगर डाल दोगे तो हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम या हमारा ब्रेन उसको रिजेक्ट कर देगा। किसी का भी लंग डाल दोगे, किसी का भी लिवर डाल दोगे तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसको एज ऑर्गन। तो पूरी मैचिंग करनी पड़ती है, ब्लड ग्रुप्स, टिश्यूज मैचिंग, बहुत सारी मैचिंग्स होती हैं। उसके बाद अग्री किया जाता है कि हाँ इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इवन आफ्टर दैट जो पेशेंट होता है, जो रिसिपिएंट है ऑर्गन का या फिर टिश्यूज का, उसको कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ जो है कुछ ऐसी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं जो कि इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ताकि वो उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि फिर तो बात वही आ जाएगी, रिजेक्ट ही कर दिया फिर तो किसी काम का ही नहीं हुआ ट्रांसप्लांटेशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में फटाफट से लिख दो कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ चुका है और आप पूरा का पूरा इसको देख चुके हो। मुझे थम्स अप दे देना कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी बता देना कि आपको आपका आज का लेक्चर कैसा लगा, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आपको समझ आया कि नहीं, कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगा, क्या आपको समझ में नहीं आया। ये पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, हमारे साइंस के 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसको 2 लेक्चर्स मैक्सिमम में कंप्लीट कर दूंगी मैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया है। दैट्स इट, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।